जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 मैथ्स के फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप एक सैम्पल पेपर की तरह ले सकते हैं, क्योंकि हर बार लास्ट ईयर के जो फाइनल एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट टर्म्स चेंज हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि जो वीडियो को बनाने का पर्पस है वो पूरा हो, आपके बेसिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट हो और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प हो। तो पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप पहले जितने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लीजिए, क्योंकि 15 मिनट का आपको टाइम रीडिंग के लिए दिया जाता है। ठीक, फिर एक पेपर को आप एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। यहाँ पर बोला है नॉट अ रेशनल नंबर। 4 ऑप्शन है, 1/8, -5/4, 0/7 और 8/0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8/0। क्यों? बिकॉज जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। बाकी सभी केस में q 0 नहीं है, बट ऑप्शन डी में q की वैल्यू क्या है, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन बनानी है, सिंपल इक्वेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज़ 8। तो हमने क्या किया, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इस नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, तो 5x इज इक्वल्स टू -35 है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 5 7 35 होता है, पर माइनस साइन था तो -7 होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14। ठीक है, रेडियस कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपने लिख देना है सर्कल का, 2πr है, 2πr। ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू 14 है। ठीक है, तो 7 से 14 को डिवाइड किया तो 2, जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये आएगा 88 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर? चलिए, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सर्कमफ्रेंस निकालना है या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है आपने। 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर x एंड y, x और y का सम का हाफ। तो जो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। 343 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ पर बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 343 किससे स्टार्ट होगा, अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 7 है। ठीक है, 7 1, तो 7 कितने टाइम आया, 3 टाइम आया। ठीक है, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 7 की पावर 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। अगर इन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हैं, 3.43 इंटू 10 की पावर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 10 की पावर के रूप में आंसर को लिखते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द रोटेशन ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की साइड कितनी होती हैं। ठीक है, रोम्बस की 4 साइड होती हैं। ठीक, और चारों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है कि रोटेट होने के बाद वो शेप कितनी बार रोटेट करें कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। तो क्या आंसर होगा, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, 0, 1, 3 एंड 2। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि 2 होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसका, रोम्बस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। द मीन वेट, मीन वेट निकालना है आपने। मीन क्या होता है, पहले तो आपको एवरेज पता होगा, सिमिलर चीज़ है। मीन का फार्मूला क्या होता है,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सभी को प्लस कर लेना है। 5 kg प्लस 43 kg प्लस 18 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 46 प्लस 41। फिर इनको काउंट कर लेना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से आपने इन सबको प्लस करना है। 7 से जो भी प्लस करके आएगा आपका, उसको 7 से डिवाइड कर देना। तो आप चेक कर लेना कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द क्रॉस सेक्शन वी विल गेट ऑन गिविंग ए वर्टिकल कट टू अ क्यूब। तो जब भी क्यूब को हम वर्टिकल कट देते हैं, ठीक है, वर्टिकल कट देने के बाद जो इसका क्रॉस सेक्शन यानी कि जो फेस निकल कर आएगा वो हमेशा स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। 10 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने एजेस होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड में टोटल 6 फेसेस एजेस होते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 एजेस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। -3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन, ठीक है, 0 1 -1। -3/4 है, आपको देख के पता लग गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। छोटा है इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, पर साइन माइनस होने की वजह से ये जो लाई करेगा 0 एंड -1 के बीच है। ठीक है, और -1 को हम कैसे लिखेंगे? जब भी आपने -1 या 1 को लिखना है तो जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर होगा, बट साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 और 1 -1 के बीच में होगा। आगे जो डिनोमिनेटर है 4, उससे एक कम 3 हुआ, 4 -1, तो 3 पार्टीशन आपने इसको इक्वल दे देने। हो गया, तो -1/3 -2/3 4 वाला, सॉरी 4 है, 4 करना है इसके नीचे क्योंकि बाय 4 है। -1/4 -2/4 -3/4 हमें निकालना था। -3/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? चलिए, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर बड़ा होगा, सपोज करो -5/4 होगा, तो 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 4 और 8 के बीच में है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। क्लियर? चलिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज़ 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है। ठीक है, पहले पिछले क्वेश्चन में रेडियस गिवन थी, यहाँ सर्कमफ्रेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी एरिया गिवन हो या सर्कमफ्रेंस गिवन हो तो उस वैल्यू के सामने आपने उसका फार्मूला लिख देना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सर्कल का 2πr होता है। ठीक है, 2, इन्होंने एरिया निकालने के लिए बोला है, तो एरिया का फार्मूला πr² होता है, तो हमें r निकालना होगा। तो पहले r निकालेंगे हम। ठीक है, 44 × 7 अपॉन 2 × 22। ठीक, यहाँ से 22 से कैंसिल हुआ तो 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, रेडियस आई हमारी 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो रेडियस सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने 7 कैलकुलेट की है। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। आपके पास एक्सप्रेशन है 4x - 3y, तो इन्होंने x का कोफिशिएंट पूछा, तो x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को हम इसका कांस्टेंट क्या कोफिशिएंट कहते हैं, यानी कि 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। 2z - 5xz है, तो x के साथ दो नंबर है -5 और z, तो ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए आपने इसके आंसर को बताना है। तो सबसे पहला क्या लॉ है? अगर बेस 1 हो, उस बेस की 2 पावर्स होती हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख सकते हैं। तो इन दो लॉ को मैं लगाने वाला हूँ। पहला मैंने लगाया, एक बेस है और 2 पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जा 6। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे बेस डिफरेंट है सभी के,
पर पावर सेम है, तो ये वाला लॉ लग जाएगा 2 × 3 × 5, इनकी बेस पावर को मैं एक बार लिख सकता हूँ 2 3 × 6 6 5 × 30, तो 30 की पावर 6। क्लियर। चलिए, राइट द नंबर ऑफ एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड की बात करें तो फेसेस होते हैं हमारे पास 6, वर्टिसेस होती हैं हमारे पास 8 और एजेस होती हैं हमारे पास 12। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, क्यूब और क्यूबॉइड में ये दोनों ही चीज़ें सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, तो मोड हम उस नंबर को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि मोस्ट अकरिंग, मोस्ट टाइम अकरिंग नंबर। ठीक है, और मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, जो सबसे सेंटर में हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहला आपका काम क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि स्मॉलर टू बिगेस्ट। सबसे स्मॉल क्या है, 12 2 बार है, सर्कल कर दिया। उसके बाद 13 2 बार है, तो 2 बार 13 सर्कल कर दिया। 14 3 बार है, तो 14 3 बार लिख दिया। उसके बाद बचा हमारा 16 एक ही बार है, और 19। इससे क्या होता है कि सारे नंबर हमें पता लग जाता है कि कोई नंबर मिस नहीं किया हमने। अब काउंट कर लीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई, यानी कि 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब पहले मोड की बात कर लेते हैं। मोड क्या, मैंने जो कहा जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो 14 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया 3 बार, तो मोड की वैल्यू हो गई 14। तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। अगर 13 भी 3 बार होता तो 13 और 14 दोनों ही मोड हो जाते। ठीक है, आगे मीडियन निकालना है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो, जैसे कि इस केस में 9 है, तो मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 9+1/2, यहाँ पर th टर्म लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो 9+1 कितना हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी टर्म, तो यानी कि 5th टर्म इसकी मीडियन होगी। तो 5th टर्म क्या है हमारी, अगर आप ध्यान से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी इसमें जो हमने असेंडिंग ऑर्डर किया 1 2 3 4 5, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, जैसा कि अभी मैंने गलती से कर दिया था। इस केस के हिसाब से हमारा मीडियन 19 आता है, पर जैसे ही हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया तो हमारा मीडियन चेंज हो गया, जो कि 14 है। तो आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। फिर जो ये फार्मूला लगाकर आपकी वैल्यू आएगी वो टर्म होगी, वो आपने स्टार्टिंग से काउंट करनी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। 15 14 है, तो 14 आपका आंसर है, ना कि 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस्ड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक, कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये 2 साइड इक्वल है, मैंने इस पर ऐसे मार्क्स डाल दिए। तो जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल होंगे, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला, ये दोनों एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे हमेशा। तो इनको हम बेस एंगल कहते हैं। इनको इन्होंने ऑलरेडी इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। वर्टेक्स एंगल हमारा 40 डिग्री का है, तो ये वर्टेक्स एंगल है। बेस एंगल निकालना है हमने, तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू 40, बी और सी क्या है 1 और 2। ठीक है, 40 को वहाँ ले जाकर माइनस कर दिया मैंने, तो 180 माइनस 40 कितना हो गया, 140। ठीक है, पर ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख दिया। इससे क्या हो गया, एंगल
1 कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो एंगल की 1 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों ही एंगल का सम कितना हो गया, 70 डिग्री आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 70 + 70 + 40। अगर आपका आंसर 180 डिग्री आ गया तो आपका आंसर सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 2/3। 1/2 and 2/3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। पहला काम है आपका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में पहले आपने 6 रख देना है। ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपका 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, इन्होंने बोला है 3, तो 3/6 के बीच में और 4/6 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं आ रहा। आएगा, आप इनको फिर से आपको प्लस करना पड़ेगा। तो बेटर आप क्या है, इनको फिर से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 5 से कर देता हूँ, दोनों को सेम नंबर से। यहाँ भी आपको सेम नंबर से ही करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रखना है। 15/30 या 20/30। अब इन दोनों नंबर के बीच में 3 मिल गए, 16/30, 17/30, 18/30। अगर 4 बोले होते तो 19/30 भी हम ले लेते। पहला काम क्या है, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपके 3 नंबर मिल जाते हैं तो आपने 3 लिख देना। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर फर्दर किसी एक बड़े नंबर से आपने दोनों ही रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। ए पर 90 डिग्री है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और एक AD भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ़ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब इस फिगर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 बेस और हाइट बनते हैं। एक तो ये बेस और 90 डिग्री एंगल बनने से एक ये हाइट बन जाएगी, एक BC बेस और ये हाइट बन जाएगी। तो मेरे पास ये वाले बेस और हाइट दोनों पता है, तो मैं ये वाले बेस लूँगा। ठीक है, ट्रायंगल का नाम ABC है। हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो आ गया, लेकिन मुझे AD भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, AD की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार जब इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो वो हर बार सेम रहेगा। आपने दोबारा क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना है, जो एरिया आपने कैलकुलेट किया उसके सामने। पर अब बेस क्या होगा, BC होगा। ठीक है, हाइट हमारी बन जाएगी AD, जो हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 30। 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 32 जा 60 होता है, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 है। ठीक है, तो हमें 30 इंटू 2 को किससे डिवाइड कर देना है, 30 से, यानी कि BC से। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में वो AD की वैल्यू होगी। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए। इफ m इज इक्वल्स टू -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m² -2m -7। ठीक है, m की जगह मुझे -3 पुट करना है। ठीक है, तो मैंने सब जगह जहाँ जहाँ m लिखा था मैंने वहाँ -3 पुट कर दिया। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। जब भी कोई माइनस में नंबर हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 10, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और अगर कभी भी कोई नंबर नेगेटिव में है, ब्रैकेट में माइनस, अगर ऐसे है तो नहीं, अगर ब्रैकेट में माइनस के साथ ऑड नंबर है जैसे 1 3 5, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये रूल आपने याद रखना है। तो यहाँ माइनस की पावर इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
2 3 जा 6, ठीक है, और -7, ठीक है। 27 + 6 कितना होगा? 33 -7, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 26। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये गलती होती है माइनस के साइन की वजह से, तो आपने माइनस के साइन की गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इस फिगर में है। तो पहली फिगर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 है, ठीक है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। पहला कि अगर मैं इसको यहां से कट करूं, एक, दूसरा अगर मैं इसको यहां से ऐसे से कट करूं, तीसरा टॉप से बॉटम, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। सेकंड वाले में 2 हैं, ठीक, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो इसमें 2 है, इसमें 3 हो गई, इसमें 2 हो गई। और जो थर्ड क्वेश्चन बचा है इसमें हमारे पास 3 है। 3 कैसे? वही टॉप से बॉटम, डायग्राम यहाँ से और ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी, ठीक है। तो कितनी सिमेट्री हो गई? 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 8 a की पावर 5, ये x नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3, ठीक है। कंफ्यूज होना है तो आपने अपने एग्जामिनेशन से पूछ लेना है कि क्या है। आसान है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, ठीक है, और डिवाइड में हो तो पावर हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। यही कंसेप्ट मैं इन दोनों में लगाने वाला हूँ। तो 2 की पावर 8 4 की पावर 3 इंटू a5 - 3, क्योंकि अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है। क्या बचा? अब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ 4 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 और 3। मैंने पहले बताया था कि अगर एक ही बेस है, 2 पावर है, तो हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 2 की पावर 6 में। तो 2 की पावर 8, 4 की पावर 3 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 6, a की पावर 2। फिर वही कंडीशन हो गई, a वाली, डिवाइड में आ गए, पावर क्या हो जाएंगे? माइनस। 8 - 6 a की 2, 2 की पावर 2 और a की पावर 2। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। -3/2 + 7/4 + -5/2, ठीक है। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ब्रैकेट हटा देनी है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। अब आपने 2, 4 और 2 का एलसीएम लेना है, जो देख के पता लग रहा है कि 4 होगा। फिर भी आपने गैस नहीं करना है, ठीक है, आपने करके देखना है। 2 2 कितना हो गया? 4। एलसीएम 4 हो गया, तो आपने इसको सॉल्व कर देना। 4 -6 + 7 -10, ठीक है। 2 नंबर माइनस में है, -6 और -10, तो ये प्लस हो जाएंगे, +7/4, ठीक है। -9/4 आएगा। फिर इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 9 और 4 दोनों ही सेम टेबल से, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। कई बार वीडियो बनाते समय जल्दबाजी में कुछ टर्म्स या साइन आंसर्स जल्दबाजी में हो जाते हैं, गलती हो सकती है, सो ट्राई टू इग्नोर दोस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है a² + ab + 3 - ab। इन्होंने कहा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी। कब? जब a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है? -3। लेकिन आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। क्या? इन्होंने पहले बोला सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 2 को ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी। 2 को a² से मल्टीप्लाई किया 2a², 2 को ab से मल्टीप्लाई किया तो 2ab + 3 - ab, ठीक है। 2ab - ab कितना होगा?
2a² वाली कोई टर्म लाइक नहीं है तो एज इट इज़ 2a में से 1ab चला गया तो 1ab बचा +3। अब ये हुई है स्टैंडर्ड, ये सिंप्लीफाइड, क्योंकि ab वाली कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं हो रही, लाइक टर्म नहीं है। अब इस टर्म में आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 5 है, यहाँ पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -3। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 इंटू -3 -15 +3, 50 -15 +3, तो 50 और +3 को प्लस किया तो 53 -15 कितना हो गया 38 आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू 25, 5 की पावर 7, 6 की पावर 5। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफाई वाले तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर नहीं है पहले उनको प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 10 और 6 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो मैं वही कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। 3 की पावर 5, 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 पूरे की पावर 5, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इसकी पावर 5। फिर वही कंसेप्ट लगेगा, अगर दो बेस डिफरेंट हैं उनकी एक पावर है तो उनको मैं दोनों को डिफरेंट करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लगा दिया मैंने, दोनों को डिफरेंट करके पावर के साथ मैंने अलग कर दिया। 5 की पावर 7 नीचे भी सेम, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 2 की 5 से 2 5 कैंसिल, 3 की 5 से 3 की 5 कैंसिल। ठीक है, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 ऊपर बचा है, 5 की पावर 7 नीचे बचा है। जब बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ गया 1। क्लियर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही करना है आपने, जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो 2 की पावर 5 अलग अलग करके लिख दिया मैंने, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 को, फिर उसी को मैंने 5 की पावर 2 कर दिया 25 को, 5 की पावर 7 2 की पावर को 5 के साथ अलग कर दिया, 3 की पावर 5 से अलग कर दिया, जो कटा वो कैंसिल हो गया, काट दिया, बाद में सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए। Mr. Brijbhushan is the principal of a school. He wanted to improve result of his school, so he asked the examination in charge to prepare result analysis of the particular class. The in charge presented him the given double bar. The answer the following question that based on the following bar graph. इस ग्राफ को देख के आपने आंसर देना है। Which section improved most? तो दो हैं, एक हाफ ईयरली का, पहले वाला जो बार ग्राफ है सभी में ये हाफ ईयरली का है, बाद वाला एनुअल का है, जो रेड वाले हैं ये एनुअल के हैं। ठीक है, तो अब आप देख के खुद बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसकी हुई है, सेक्शन ए की, क्योंकि हाफ ईयरली में 62 थे और एनुअल में 75, यानी कि 13 गैप आया। बाकियों में सेकंड वाले में आप देखेंगे तो 8 का गैप है, क्योंकि 58 से 66 चला गया, 70 से 56 आ गया, मतलब डाउन हुआ है -14, 74 से 82 गया है, मतलब 8 का गैप आया है। तो सबसे ज़्यादा गैप हम देख सकते हैं किस में आया है, इसमें तो ए सेक्शन ने सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया। द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ विच सेक्शन इज़ बेस्ट, तो सबसे ज़्यादा ऊंचे ग्राफ डी सेक्शन के दिख रहे हैं हमें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट डी सेक्शन का है। रिजल्ट ऑफ विच सेक्शन डिक्रीज मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिक्रीज किसका हुआ, तो आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन का ग्राफ सबसे ज़्यादा कम हुआ है, ये, तो ये हम लिखेंगे सेक्शन सी। विच सेक्शन हैड बेस्ट रिजल्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो पहले वाला ग्राफ हाफ ईयरली का है, तो हाफ ईयरली में सबसे कम किसके हैं 56, ये भी सी का ही है, नहीं ये तो एनुअल का, सॉरी। तो आप देख लीजिए हाफ ईयरली में सबसे कम किसका 62, 58, तो सबसे कम है बी सेक्शन का। ठीक है, तो आपने देख के जवाब देना, ईजी है। मिस्टर कुमार इज़ द बिजनेस मैन एज वेल एज द सोशल वर्कर, ही ऑलवेज वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर। In his village, there was no school building, so he plans to construct a school in his village. He purchased the circular land. कैसा लैंड परचेज किया उन्होंने, सर्कुलर लैंड परचेज किया, ये वाला। ठीक है, जिसकी रेडियस है 35, ऐसा लैंड स्कूल की बिल्डिंग के लिए परचेज किया। इन दिस ही कंस्ट्रक्टेड अ प्ले ग्राउंड ऑफ साइड 30 मीटर बाई 15 मीटर, 30 मीटर बाई 15 मीटर का इन्होंने एक प्ले ग्राउंड बनवाया।
ठीक है, यानी कि जो कि एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। एरिया प्लॉट कैसा है हमारा, सर्कुलर, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 35 इंटू 35 क्योंकि रेडियस हमारे पास कितनी है 35 गिवन है, तो हमने वही किया। ठीक है, अब कुछ नहीं, 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, तो आपने इन तीनों नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 22 5 जब 110 होता है, 110 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3850 आएगा आपका आंसर, साथ में स्क्वायर मीटर। तो ये इस प्लॉट का, पूरे सर्कुलर प्लॉट का क्या आ गया, एरिया आ गया। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्कूल प्लॉट। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। ठीक है, फार्मूला 22/7, पाई की वैल्यू आर है 35, 7 5 जा 35। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 220 मीटर। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 30 इंटू 15, 450 स्क्वायर मीटर आ गया प्ले ग्राउंड का एरिया। पेरीमीटर ऑफ द प्ले ग्राउंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ है 30 प्लस 15, ये हो जाएगा 45 इंटू 2 कितना हो गया 90 मीटर। तो प्यारे बच्चों, ये था एक सिंपल सा पेपर, छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं इस बार भी फाइनल एग्जामिनेशन में। कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ग्राफ ऐसे ही आना है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यही आने हैं, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन ये वाला आना ही आना है। ये ट्रायंगल नहीं तो पैरेललोग्राम का जिसमें 2 बेस 2 हाइट हो, 100% आएगा ही आएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मीन मीडियन मोड आना ही आना है। जो आपको कन्फ्यूजन आता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ या सैम्पल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।